अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सब लोगों को अपनी क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज की क्लास में हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे इसको हम हासिल करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक बेहतरीन मिसाल जो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की सूरत में। तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर, और उसको जब हम हीट अप करते हैं तो हीट अप होने के बाद इसमें से क्या होते हैं, रेडिएशन एमिट होते हैं। ये रेडिएशन की एमिशन क्यों होती है? एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इट इज ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन गैस के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने का क्या मतलब कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं। अब हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाके वहां पे वो अनस्टेबिलिटी फील कर रहे होते हैं, तो दोबारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आते हैं। तो जब ये दोबारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आते हैं तो उस वक्त ये रेडिएशन एमिट करते हैं। अब इन रेडिएशन को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में से देखते हैं तो हमें हमारे पास क्या हासिल हो जाते हैं, सेवरल शार्प लाइंस हासिल हो जाते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास हासिल हो जाते हैं जब हम एमिटेड रेडिएशन को स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर हमें क्या बताता है, स्पेक्ट्रम दे देता है, और उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होते हैं, सेवरल शार्प लाइंस हासिल हो जाते हैं। इन शार्प लाइंस को हम किस चीज का नाम देते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम देते हैं। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास, ये लाई करती है तीन रीजन्स में। कौन कौन से रीजन में? अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन में, और विजिबल रीजन, और साथ साथ हमारे पास आईआर रीजन। हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाले रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास इन तीन रीजन्स में आती है, यूवी रीजन, विजिबल रीजन और आईआर रीजन। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हमारे पास, इसको क्लासिफाई किया गया है फाइव ग्रुप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास मौजूद हैं। इनको हमने नाम दिया है, उनके जो डिस्कवरर हैं उनके नाम की बेस पे उनके हमारे पास नाम मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और बॉल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फिर हमारे पास बॉस्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ब्रैकेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एंड फॉर्म सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बता दिया कि हाइड्रोजन गैस को हम लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर, उसको हम हीट करते हैं, तो आफ्टर हीटिंग हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जो है रेडिएशन को एमिट करता है। एमिशन ऑफ रेडिएशन इज ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इन रेडिएशन को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास सेवरल शार्प लाइंस हासिल हो जाते हैं। इन सेवरल शार्प लाइंस को हम किस चीज का नाम देते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम देते हैं, और इनकी सीरीज को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज कहा जाता है। तो 5 किस्म के ग्रुप हमारे पास मौजूद है स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज में। लेमन सीरीज है, बॉल्मर सीरीज है, बॉस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फॉर्म सीरीज है। तो इन स्पेक्ट्रल लाइन की जो सीरीज है, बता दिया कि ये जो रेडिएशन होते हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है हमारे पास लाई करती है इन तीन रीजन में। तो लेमन सीरीज जो है हमारे पास लाई करता है कौन सी रीजन में, यूवी रीजन में, और बॉल्मर सीरीज जो है हमारे पास विजिबल रीजन में आता है। जबकि बाकी तीन जो हैं आईआर रीजन में, बॉस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज भी आईआर रीजन में, और जो फॉर्म सीरीज है वो भी हमारे पास आईआर रीजन में।
रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ जो है हमारे पास एंड डिफरेंट रीजन्स में लाई करती है। अब लेमन सीरीज हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट हैज ऑब्जर्व्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की है, इसकी अमाउंट की बेस पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी रिवॉल्व कर सकता है, जब बाहर से एनर्जी ना मिली हो तो इलेक्ट्रॉन इधर होता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इधर भी रिवॉल्व कर सकता है, इधर भी कर सकता है, मुख्तलिफ ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 2 4 जो नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को शो करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर पे रिवॉल्व कर रहा है ये इधर भी जा सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद डिपेंड करता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। तो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है ये इधर भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 5 6 7 किसी भी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर सकता है। किस चीज पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट हैज एब्जॉर्ब्ड। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो ये जाता है किस चीज में, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ चला जाता है। अब हायर एनर्जी ऑर्बिट में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये वहां पे अनस्टेबिलिटी फील कर रहा होता है। तो उधर से वापस जब ये आता है, ये फॉर एग्जांपल इधर से जा रहा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लोअर से हाई की तरफ जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर वापस उधर से आता है लोअर की तरफ, जरूरी नहीं है कि 7 से 1 में आ जाए डायरेक्ट, ये 7 से 6 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, लेकिन जब हायर से लोअर की तरफ आएगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर की तरफ चले जाते हैं और फिर हायर से जब लोअर की तरफ आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन रेडिएशन को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो मुश्तमिल होता है सेवरल शार्प लाइंस पे। इन सेवरल शार्प लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम देते हैं और इनकी सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज। जो हमारे पास 5 ग्रुप मौजूद हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज के 5 सीरीज हमारे पास मौजूद हैं, उनके डिस्कवरर की नाम की बेस पे उनके नाम रखे गए हैं और ये हमारे पास लाई करते हैं 3 रीजन्स में, यूवी रीजन, विजिबल रीजन एंड आईआर रीजन। अब लेमन सीरीज कब हासिल होती है हमारे पास, बाल्मर सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस कब हासिल होते हैं, इसी तरह पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फॉन्ट सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइन कैसे हासिल होते हैं। इसके लिए हमारे पास है कि अगर ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम जिसमें ये रिवॉल्व करेगा, किस चीज की बेस पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। ये n इज इक्वल टू 1, फिर ये n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा और क्लोज लिखते हैं क्योंकि ये जो ऑर्बिट होते हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है कि R1 माइनस R2 रेडियस का जो डिफरेंस था वो भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा था जब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे थे।
जो हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो ऑर्बिट के दरमियान जो स्पेस है वो क्या होता जाता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो किस में होता है, ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2 में। अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमारे पास आ रहा है, ये n1 है, किसी भी हायर ऑर्बिट से n1 में जब इलेक्ट्रॉन आता है, फॉर एग्जांपल ये C7 है, ऑर्बिट नंबर 7 से 1 में आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 6 से 1 में आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 5 से 1 में आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 4 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 1 में आता है तो इस दौरान हासिल होने वाले स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास हासिल हो गए इसको हम नाम देते हैं लेमन सीरीज का। कौन सी सीरीज कहा जाता है इसको, लेमन सीरीज। इसमें जो हमारे पास n1 होता है वो हमेशा 1 और n2 जो है, n2 मींस हायर एनर्जी ऑर्बिट जो है वो 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जब 1 में आएगा तो हासिल होने वाली लाइंस की सीरीज को क्या कहा जाता है, लेमन सीरीज कहा जाता है। और लेमन सीरीज का अगर कोई पूछे कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट क्या होता है तो हमारे पास लेमन सीरीज का जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट है वो क्या है, ऑर्बिट नंबर 1। उसका n1 जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। n2 जो है वो आपके पास 2 भी हो सकता है, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हासिल होने वाले जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, लेमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का नाम देते हैं। दूसरे हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 से आता है किस चीज में, 2 में आता है, या 6 से हमारे पास 2 में आता है, या हमारे पास 5 से 2 में आता है, 4 से 2 में आता है और 3 से 2 में आता है। तो ये जो लाइन है इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज का नाम देते हैं। इन लाइंस की सीरीज को बाल्मर सीरीज कहते हैं। और बाल्मर सीरीज का जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, ऑर्बिट नंबर 2 होता है, जबकि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट 2 से जो ऊपर है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आ जाता है किसमें, ऑर्बिट नंबर 2 में। कहां से, हायर ऑर्बिट से। अब 2 से हायर ऑर्बिट कौन कौन से हो सकते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये हासिल होने वाली सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या कहलाती है, बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहलाती है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी एक्साइट होकर आता है हायर ऑर्बिट से, कहां पे, ऑर्बिट नंबर 3 में आता है, 7 से 3 में आ गया, 6 से 3 में आ गया, और इसी तरह हमारे पास 5 से 3 में आ गया या 4 से 3 में आ गया। तो n स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को हम किस चीज का नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका जो n1 होता है यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट इसका हमेशा क्या होगा, 3, और हायर एनर्जी ऑर्बिट जो होगा 3 से ऊपर क्या है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो दिस series of spectral lines in which electron is de-excited into the orbit number 3 from higher orbit is known as Paschen series of spectral line। इसी तरह हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन होती है कहाँ पे, ऑर्बिट नंबर 4 में डी एक्साइट होकर आता है, तो डी एक्साइट कहाँ से हो सकता है, 7 से भी 4 में आ सकता है, 6 से भी 4 में आ सकता है, 5 से भी 4 में आ सकता है। तो ये सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, ब्रैकेट सीरीज का। ब्रैकेट सीरीज में n1 जो होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट हमेशा 4 होगा, और हायर एनर्जी ऑर्बिट जो है वो 4 से ऊपर क्या, 5, 6, 7 एंड सो ऑन।
ये ब्रैकेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आएगा किस में, ऑर्बिट नंबर 4 में। इसी तरह अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट नंबर 5 में आता है, किसी हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 5 में आता है, ये ऑर्बिट नंबर 5 में आ गया 7 से, ऑर्बिट नंबर 5 से आ गया 6 से ऑर्बिट नंबर 5 में आ गया, तो ये जो दो स्पेक्ट्रल लाइन हासिल हो गए हैं इस डायग्राम के मुताबिक इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इस सीरीज को कहा जाता है फॉन्ट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पी जो है इसमें साइलेंट है, फॉन्ट सीरीज। और फॉन्ट सीरीज का n1 जो होता है वो हमेशा 5 होगा, n2 जो है वो 6 एंड 7 हो सकते हैं, एंड्स होते हैं। तो these are the different spectral lines which are obtained in the spectrum of a hydrogen atom due to the excitation and de-excitation of electrons of hydrogen atom। तो ये हमारे पास 5 groups of spectral lines मौजूद हैं। अब इसमें एक बात याद रखें कि ये जो हमारे पास सबसे पहले कौन सी सीरीज है, लेमन सीरीज। अब सबसे बड़ा जंप जो है वो लेमन सीरीज में पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है 7 से आ रहा है 1 में आ रहा है, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे एनर्जी का। अब एनर्जी का गैप ज्यादा, इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी को ये क्या करेगा, एमिट करेगा। हमारे पास हाई एनर्जी वाले रेडिएशन जो होते हैं वो एमिट हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि लेमन सीरीज का जो छोटा से छोटा स्पेक्ट्रल लाइन, छोटा से छोटा स्पेक्ट्रल लाइन लेमन सीरीज का, ये किसी और सीरीज के बड़े से बड़े स्पेक्ट्रल लाइन के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी वाला होता है। यानी कि अगर हम लेमन सीरीज का ये वाला लाइन देख लें जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 में, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन लेमन सीरीज। तो इस स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज की जो एनर्जी है वो बाकी सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस के बड़े से बड़े स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज एंड दिस इज द हाईएस्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो अब इस सीरीज इस स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी ज्यादा होगी या इस छोटे स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी ज्यादा होगी? तो हमारा जवाब क्या है कि लेमन सीरीज के छोटे से छोटे स्पेक्ट्रल लाइन की जो एनर्जी है वो बाकी सीरीज के बड़े से बड़े स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि इस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गैप है बिटवीन ऑर्बिट वो किसमें होता है, ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2 में होता है। ऊपर हम जाते हैं तो ये ऑर्बिट के दरमियान जो गैप होता है वो कम होता जाता है। गैप कम होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास वो इजीली डी एक्साइट होके आएंगे, मतलब है कम एनर्जी वाले रेडिएशन को ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं। एक बात तो ये हो गई हमारे पास। और इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि लेमन सीरीज के फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का की एनर्जी कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन लेमन सीरीज की कौन सी है, ये जो है जब ऑर्बिट नंबर 2 से 1 में आता है तो दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज। n2 से जब ये n नंबर 2 से जब ये इलेक्ट्रॉन आता है n नंबर 1 में, दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज। इसी तरह अगर आपके पास 3 से 1 में आता है तो ये सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी लेमन सीरीज की। 4 से हमारे पास 1 में आता है तो ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होती है लेमन सीरीज की। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज, या किसी और सीरीज का बताया जाता है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन से इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन लेमन सीरीज की कौन सी होगी, जब ये 2 से 1 में आता है। इसी तरह बाल्मर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ये है कि जब ये 3 से 2 में आता है। इसी तरह पास्टल सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी, जब 4 से 3 में आता है। ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरह यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये सेकंड स्पेक्ट्रल। तो फिर पता होना चाहिए कि जिस स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर आपसे
पूछा जा रहा है या उसकी फ्रीक्वेंसी का पूछा जा रहा है, तो आपको पता हो कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन किसी सीरीज की कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, तो पास्टन सीरीज का थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास कौन सा है, ये वाला। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है ना कि वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 अगर हम थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्टन सीरीज का वेव नंबर कैलकुलेट करने जाते हैं, तो हमें क्या पता है, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है। और थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है, ये वाली पास्टन सीरीज की थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ये है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर आता है कौन से ऑर्बिट में, 3 में। कौन से ऑर्बिट से आता है, 6 से। तो यहाँ पे n1 जो होगा मेरे पास इस फॉर्मूले में, n1 जो होगा वो क्या होगा, 3 के बराबर होगा, और n2 जो होगा हायर एनर्जी ऑर्बिट क्या होगा, 6। तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें, तो फिर पता होना चाहिए कि थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन किसी सीरीज की कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन होती है। इसके अलावा हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, तो आप ये बताएं कि इस डी एक्साइटेशन के दौरान टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल होंगी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इट इज इक्वल टू n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 divided by 2। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन n2 हायर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 4 है, और लोअर एनर्जी ऑर्बिट n1 जो है वो क्या है, 1 है। यानी कि इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन हो रही है फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 4 टू ऑर्बिट नंबर 1। तो आप बताएं कि इस डी एक्साइटेशन के दौरान टोटल कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल होंगे। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो फार्मूले के मुताबिक n2 जो है हमारे पास 4 के बराबर है, n1 जो है 1 के बराबर है, n2 है हमारे पास 4 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाता है हमारे पास कि 4 माइनस 1 कितना आ जाता है, 3 आता है, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास कितने आएंगे, 6 के बराबर। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ। कौन से ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का बताया गया होता है, जैसे यहाँ पे है कि हाई ऑर्बिट नंबर 4 से लोअर ऑर्बिट नंबर 1 में आ रहा है, बताएं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हासिल होंगे। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को अगर हमारे पास एफ n1 जो है ये 1 के बराबर, n1 हमारे पास किस चीज के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो इस फार्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये फार्मूला फिर हमारे पास सिंप्लीफाई होके n into n minus 1 divided by 2 बन जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कब, इसमें कंडीशन है कि इसमें लोअर ऑर्बिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर हमारे पास लोअर ऑर्बिट 1 में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर ऑर्बिट से, तो फिर इस फार्मूले के जरिए भी आप उसके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला असल में इधर ही से डिराइव होता है, कैसे कि n2 माइनस n1, अब n1 जो है हमारे पास क्या है, अगर इसको मैं डिराइव करूं
तो n2 माइनस 1 n2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हासिल हो जाएगा, -1 कैंसल, n2 माइनस 1 n2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इस n2 को हायर ऑर्बिट को, n2 क्या है, हायर ऑर्बिट है, इसको अगर मैं n के बराबर ले, ऑर्बिट के नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस n2 की जगह अगर n लगा दूं तो n माइनस 1 n डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले के जरिए भी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आता है तो क्या होगा, 4 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट होगा 3 4 डिवाइडेड बाई 2 अगेन इक्वल टू 6। तो दोनों फॉर्मूले के जरिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए शर्त यह है कि आपके पास n1 जो होगा वो हमेशा किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वैसे तो n1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन 3 और 2 के दरमियान डी एक्साइट हो रहा है, तो 2 जो होगा वो n1 बन जाएगा और n2 जो होगा वो कितने के बराबर हो जाता है, 3 के बराबर। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करने की। और ये सीरीज है हमारे पास, लेमन सीरीज, मुख्तलिफ किस्म की सीरीज मौजूद है 5, लेमन सीरीज, बार्नर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंक सीरीज। इसमें से जो लेमन सीरीज है इसके स्पेक्ट्रम को हम सिर्फ नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनको हम देख नहीं सकते हैं। यूवी रीजन है, हाई एनर्जी वाला होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। और आई आर रीजन है, आई आर रीजन जो होता है वो तो एनर्जी कम होती है, इसको हम ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम, हमारी स्किन जो है सूरज से जो हमें गर्मी मिल रही है वो क्या है, आई आर रेडिएशन जो होते हैं। यूवी रेडिएशन जो होते हैं हाई एनर्जी वाले रेडिएशन होते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि ओजोन लेयर है, नेचर ने बंदोबस्त किया हुआ है, उसके लिए कुदरत ने बंदोबस्त किया हुआ है कि ओजोन लेयर मौजूद है, और ओजोन लेयर जो है हमारे पास सूरज से इमिट होने वाले यूवी रेडिएशन को हमारी ज़मीन की तरफ आने नहीं दे रहा होता। तो ये था हाइड्रोजन एटम के बारे में आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी कर लिया। अब इस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद हम काबिल हो गए हैं इस चीज़ के कि हमें पता चले कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, और उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो हासिल होते हैं, कितने किस्म के स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, कौन कौन से रीजन में लाई करते हैं, और किसी सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइन हासिल कैसे होते हैं, और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर आ रहा होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो उस वक्त कितने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हासिल होंगे, ये भी हम सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी डिस्कशन नए टॉपिक को लेके आएंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।